हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस विद संतोष चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं संतोष कुमार श्रीवास्तव आधुनिक भारत की अगली कक्षा के साथ, अगली क्लास के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आशा है आपको हमारी सारी क्लासेस समझ में आ रही होंगी। क्लास शुरू करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। बेल आइकन को दबाइए जिससे हमारे क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ ही इस चीज़ के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ कि पिछले 5 दिनों से अस्वस्थता के कारण आपको कोई क्लास नहीं भेज पाए। आज हम अपनी अगली क्लास को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हैं। अभी तक हमने पढ़ा पुर्तगालियों के बारे में, हम यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले अगर जो बात की जाए व्यक्तिगत तौर पे, तो सबसे पहले पुर्तगाली आए। हम व्यक्ति की बात कर रहे हैं। उसके बाद फिर डच आए, डच के बाद अंग्रेज आए, अंग्रेज के बाद डेन आए और डेन के बाद फ्रांसीसी आए। ये व्यक्ति के क्रम में आगमन है। लेकिन अगर जो कंपनियों की बात करें तो यहाँ पे अंग्रेज पहले आएंगे, क्योंकि डच कंपनी 1602 में आती है और अंग्रेज कंपनी 1600 में ही आ जाती है। लेकिन व्यक्ति की बात करें तो पुर्तगाल वास्को डी गामा आता है कब? 1498 में, और देहस्तमान आता है 1596 में ही, 1595-96 में ही आ जाता है। लेकिन उसकी कंपनी आती है 1602 में। तो व्यक्ति की बात करेंगे तो सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डेन आए, फिर फ्रांसीसी आए। और कंपनी की बात करें तो सबसे पहले पुर्तगीज कंपनी आई, फिर डच कंपनी आई, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी आई, फिर डेन और फिर फ्रांसीसी। इस तरह से इनके आने का क्रम है। हमने पिछली क्लास में पुर्तगीज के बारे में पढ़ा था। पुर्तगालियों के बारे में और सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, लेकिन वो अंग्रेज़ों के साथ भी हमको पढ़ाना है आपको। इसलिए जो चीज़ें बची हैं वो हम अंग्रेज़ों के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि अंग्रेज़ों के साथ कई सारे घटनाक्रम होते हैं, पुर्तगालियों के भी, फ्रांसीसियों के भी, डेन के भी। तो लड़ाई वाले चैप्टर अलग हैं, वो हम आपको जहाँ जैसा प्रसंग मिलेगा हम आपको वैसा पढ़ाएंगे। यहाँ पे सिर्फ हम कंपनियों के आगमन से आपको परिचित करा रहे हैं कि किस प्रकार उन्होंने भारत में आकर अपना सिक्का जमाया और किस प्रकार वो लड़ते हुए अलग अलग जगहों पर अपनी बस्तियों को बसाते गए। हम इसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो पुर्तगीज हमने पढ़ा, उसी क्रम में आज हम पढ़ेंगे डचों का आगमन। आइए देखते हैं डचों के आगमन के बारे में। उससे पहले हम थोड़ा यूरोप में जाकर देख लें। यहाँ पे आपका स्पेन है, यहाँ पे राइन नदी है। राइन नदी में के पास ही एक देश है, इसे हम कहते हैं नीदरलैंड या हॉलैंड। नीदरलैंड या हॉलैंड से ही डचों का आगमन हुआ था और इसकी राजधानी एम्स्टर्डम, और साथ ही यहाँ का रोटरडम जो है वो बहुत ही व्यस्त बंदरगाह है। तो यहाँ से अपने व्यापार को शुरू किया था डचों ने। डचों का व्यापार सिस्टमेटिक ढंग से शुरू हुआ था, क्योंकि यहाँ पहले पुर्तगीज आए तो व्यापारी बनकर ही आए थे। लेकिन यहाँ पे जो नीदरलैंड की सरकार है उसने इस कंपनी को प्रारंभ करवाया था। इसलिए ये पूरा सिस्टम से बनाकर आए और संयुक्त पूंजी को प्रारंभ करने वाली पहली कंपनी कौन थी? डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी। अब हम इसके बारे में चर्चा करते हैं कि कैसे इन्होंने यहाँ आकर अपना काम शुरू किया। तो देखिए, अब हम भारत की बात करेंगे तो पहले ये चीज़ जान लीजिए कि डचों को ये पता था कि हमें एशिया के साथ व्यापार करने के लिए पुर्तगालियों से लोहा लेना पड़ेगा। पुर्तगालियों से लोहा लेने के लिए ज़रूरी था कि वो अपनी नौसेना को मजबूत करें। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया? सबसे पहले जलयान यानी अपनी नौसेना को मजबूत किया, और नौसेना को मजबूत करने के साथ ही वो भारत की तरफ आना शुरू किया। और भारत की तरफ वो आते हैं सबसे पहले। तो आइए भारत के संदर्भ में भी इसको पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं कि क्या है।
क्या नहीं है। यहाँ पे तमाम द्वीप हैं, इसको भी हमें ध्यान देना होगा। और यहीं पे जो कंपनी आती है सबसे पहले उसके बारे में चर्चा कर लें तो सबसे पहले यही चर्चा कर लें कि हम कंपनी सबसे पहले कहाँ आती है। लेकिन कंपनी का निर्धारण 1595-96 में 1595-96 की ये घटना है जब कौन आता है, कार्निलस देहस्तमान। ये एक, इसको हम डच व्यापारी भी समझ सकते हैं, डच यात्री भी समझ सकते हैं, या वहाँ की सरकार के द्वारा भेजा गया दूत भी समझ सकते हैं। ये आता है तो ये सबसे पहले भारत नहीं जाता है, बल्कि ये कहाँ चला जाता है, सबसे पहले ये चला जाता है मसालों के द्वीप पे, इंडोनेशिया पहुँचता है। सबसे पहले कहाँ जाता है, इंडोनेशिया। सबसे पहले ये कहाँ जाएगा, इंडोनेशिया जाएगा। और इंडोनेशिया में जब ये जाता है उसके बाद भारत भी आता है, इंडोनेशिया भी जाता है। तो ये अभी व्यक्ति के तौर की बात हम कर रहे थे कि सबसे पहले आने वाला डच कौन है, कार्निलस देहस्तमान। अब 1602 में एक कंपनी स्थापित करता है, ये भी महत्वपूर्ण है। 1602 में ये कंपनी स्थापित करता है, कंपनी का नाम है वेरिंग द ओस्ट इंडिसे कंपनी। वेरिंग द ओस्ट इंडिसे कंपनी, इसको हम डच ईस्ट इंडिया कंपनी भी कहते हैं, इसे हम डच ईस्ट इंडिया कंपनी भी कहते हैं। और इसी कंपनी के माध्यम से ये आता है और यहाँ पे अपना व्यापार स्थापित करने के उद्देश्य से लेकिन चूंकि ये वहाँ की सरकार इंटरेस्ट ले रही है उसमें, तो वहाँ की सरकार इन्हें कुछ पावर देती है। कौन सी पावर देती है, सैन्य अभियान का पावर देती है, संधियों का पावर देती है, और साथ ही व्यापार का पावर देती है। इस तरह से ये 21 वर्ष के लिए ये अधिकार इन्हें प्राप्त होते हैं और ये व्यापार करने के लिए आते हैं। सबसे पहले कहाँ पहुँचते हैं, इंडोनेशिया। अब कौन कौन सी घटनाएं घटित होती हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए क्या क्या घटनाएं घटती हैं। सबसे पहले ये कहाँ पहुँचते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। अब हम सीधे व्यापार की चर्चा करते हैं, ये आपने देख ही लिया होगा। अब आइए हम व्यापार की चर्चा करते हैं। तो जब ये इंडोनेशिया में आते हैं, इंडोनेशिया को हम क्या कहते हैं, इंडोनेशिया को कहते हैं मसालों का द्वीप। क्या कहते हैं, मसालों का द्वीप। भारत के साथ ये मसाले का व्यापार नहीं करते। पुर्तगीज तो आते हैं तो मसाले का व्यापार करके ही फेमस होते हैं, लेकिन ये भारत के साथ मसाले का व्यापार नहीं करते। मसाले का व्यापार तो ये इंडोनेशिया से करते हैं। भारत के साथ तो ये मेनली कपड़ों के व्यापार से संबंधित हैं। कैसे, किस प्रकार, वो अभी हम आपको सब बताएंगे। फिलहाल अभी आप देखिए, और इसी बीच में एक जलसंधि है जिसे मलक्का जलसंधि कहते हैं। और हमने आपको बताया था कि इस मलक्का जलसंधि पे किसका अधिकार हो गया था, इस मलक्का जलसंधि पे किसका अधिकार था, पुर्तगालियों का अधिकार था। अब जब ये आते हैं तो जाहिर सी बात है कि भाई पुर्तगाली भी अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे और उनसे इनको लड़ना पड़ेगा। और ये पहले से इस चीज़ को जानते थे कि पुर्तगाली हमारे सामने ये
समस्या पैदा करेंगे। तो इसके लिए ये क्या करते हैं कि अपनी नौसेना को मजबूत करके आते हैं। फिर क्या होता है कि 1602 में 1602 में ये भारत में भी पहुंचते हैं। भारत में ये कहाँ पहुंचते हैं? तो भारत में ये सबसे पहले, अभी थोड़ा लेट में पहुंचेंगे, लेकिन अभी व्यापार के उद्देश्य से नहीं आते हैं। 1602 में ये इंडोनेशिया का एक शहर है क्वांटम। इंडोनेशिया का एक शहर है वांटम। तो ये 1602 में इंडोनेशिया के शहर वांटम पर अधिकार कर लेते हैं। पहला काम ये क्या करते हैं? 1602 में ये इंडोनेशिया के शहर वांटम पर अधिकार करते हैं। भारत में पहुंचते हैं और सबसे पहले कहाँ पहुंचते हैं? मसूलीपट्टनम। कहाँ पहुंचेंगे? मसूलीपट्टनम। कब? 1605 में। और पहला अपना व्यापार वो शुरू करते हैं कहाँ से? मसूलीपट्टनम से। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसके पहले हम आपको इस कंपनी का नाम बता चुके हैं, हम यही लिख रहे हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी अपना व्यापार किससे शुरू करती है? शेयर से शुरू करती है। और इसमें ये 65 लाख गिल्डर, गिल्डर वहाँ की मुद्रा है, 65 लाख गिल्डर लगाकर, संयुक्त पूंजी लगाकर अपने व्यापार को प्रारंभ करती है। अब यहाँ पे ध्यान देना है आपको। क्या ध्यान देना है? कि संयुक्त पूंजी शुरू करने वाली पहली कंपनी कौन है? डच ईस्ट इंडिया कंपनी है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी है। और ये जो है, ये इसके शेयरधारकों को अधिकतम मुनाफा देती है। अपने शेयरधारकों को अधिकतम मुनाफा देने वाली कंपनी है। आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि सभी कंपनियों में से सबसे अधिक मुनाफा देने वाली कंपनी कौन सी थी, तो वो हो जाएगा डच ईस्ट इंडिया कंपनी। हम थोड़ा कंपनी के बारे में जान लें। कितना देती है? 18%। और जब कंपनी लॉस में होती है तो भी 18% देती रहती है। इसलिए कंपनी की स्थिति और धीरे धीरे खराब होती चली जाती है। और ये कितने सालों तक? 200 वर्षों तक, 200 वर्षों तक ये कार्य जारी रखती है। इसको हम यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड के नाम से भी जानते हैं। इतना याद, ये भी लिख लीजिए आप, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, इस नाम से भी जानते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, अभी हमने आपको सब नाम बता दिए हैं कंपनीज के। इसके नाम से भी हम इस कंपनीज को जानते हैं, इनकी कंपनी को जानते हैं। अब 18% लाभ देने वाली, अधिकतम लाभ देने वाली ये कंपनी है डचों की। अब देखिए, 65 लाख गिल्डर से के संयुक्त पूंजी से शुरू कर देते हैं। अब देखिए, अब हमने आपको बताया था 1605 में ये यहाँ पे पहुँच जाते हैं मसूलीपट्टनम में। और 1605 में ही एक शहर को ये और जीतते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है ये। 1605 में ही ये एक शहर को और जीतते हैं। और वो शहर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उसके बाद ही वो जो है, इस जगह का नाम है अम्बायना। क्या नाम है? अम्बायना या अम्बाद्वीप भी कहते हैं इसको। ये इसको भी जीत लेते हैं 1605 में। 1605 में इसको भी जीत लेते हैं। और 1612 में, पहले से हम यहाँ पे देख लीजिए आप, 1612 में ये जकार्ता
और जकार्ता का में एक शहर है जिसका नाम है बटेविया नगर। 1612 में ये बटेविया नगर को जीत लेते हैं। और बटेविया नगर इसलिए महत्वपूर्ण है, इसलिए हम आपको इसे बताना चाह रहे हैं क्योंकि सारे के सारे जो इनके व्यापार का नियंत्रण है वो बटेविया से होता है। अब जो भी ये व्यापार 1612 से करते हैं उन सब का नियंत्रण कहाँ से होगा? बटेविया से होगा। यानी इनका जो कमांडिंग सेंटर है, जो इनका कलेक्टिंग सेंटर है, वो सब कहाँ हो जाता है? बटेविया नगर हो जाता है। इनका कनेक्टिंग और कमांडिंग सेंटर दोनों कहाँ रहेगा? बटेविया नगर रहेगा। ये सब बहुत ध्यान से आप अपने नोट्स को बनाते चलिएगा, क्योंकि अब हम जब भारत के संदर्भ में बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा बात हम नहीं कर रहे हैं। अब देखिए, मलक्का जल संधि पे कब्जा के लिए लड़ाई होती है, किससे? पुर्तगालियों से। तो 1641 में ये क्या करते हैं? मलक्का जल संधि पर भी कब्जा कर लेते हैं। 1641 में ये मलक्का जल संधि पर भी कब्जा कर लेते हैं। और 1658 में ये सीलोन यानी श्रीलंका पर भी इनका, मतलब पूरे क्षेत्र में नहीं, कुछ क्षेत्र पर अधिकार इनका हो जाता है। तो इस तरह से ये इसके आसपास के क्षेत्र का जिक्र हम कर रहे हैं, क्योंकि अब हम जो है इसको मिटाएंगे और भारत के संदर्भ में हम इसका अध्ययन करना शुरू करेंगे। चलिए, स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए, लिख लिए हो तो अच्छी बात है। चलिए, अब हम भारत के संदर्भ में चर्चा करते हैं। भारत के संदर्भ में चर्चा करना शुरू कर देते हैं। मसूलीपट्टनम आ गया 1605। इसके बाद 1610 में ये पुलिकट, 1610 में ये पुलिकट में अपनी कोठी बनाएंगे। और पुलिकट में ये क्या करेंगे? यहाँ पे तो इनकी पहली कोठी होगी, यहाँ पे इनकी ये पहली कोठी होगी मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम इनकी क्या होगी? मसूलीपट्टनम इनकी पहली कोठी होगी। मसूलीपट्टनम इनकी क्या होगी? पहली कोठी होगी। और पुलिकट से ये क्या करेंगे? यहाँ से ये वस्त्रों का व्यापार करेंगे। हमने आपको बताया था कि ये जो है व्यापार जो इनका है वो भारत के साथ मेनली वस्त्रों का है। बाकी जो मसाले का व्यापार है वो इंडोनेशिया से करते हैं। ये बारूद का कारखाना यहाँ पे इन्होंने लगाया, बारूद का कारखाना लगाया। एक टकसाल भी यहाँ पे इन्होंने लगाया, जहाँ पे ये स्वर्ण सिक्के छापते थे। और इन स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता था? पैगोडा कहा जाता था। इन स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता था? पैगोडा कहा जाता था। और 1690 तक ये मुख्यालय बना रहा। 1690 तक ये मुख्यालय बना रहा। और 1690 के बाद इनका मुख्यालय बदल जाएगा। 1690 के बाद इनका मुख्यालय नागपट्टनम हो जाता है। नागपट्टनम हो जाता है। इस तरह से आपने देखा शुरुआत वाला जो कंडीशन है वो क्या है। अब देखिए, इसके साथ साथ इन्होंने यहाँ पे तमाम कोठियाँ, उड़ीसा में भी इन्होंने एक कोठी लगाई है, यहाँ कोचीन में भी एक कोठी लगाई है। तो आप देख लीजिए, यहाँ पे उड़ीसा में बालासोर में एक कोठी लगाए हैं ये, उड़ीसा में बालासोर में एक कोठी लगाए हैं ये, उड़ीसा में बालासोर में एक कोठी इनकी है। बालासोर से भी ये किसका व्यापार करते हैं? वस्त्र का व्यापार करते हैं। जब पश्चिम बंगाल में चलते हैं तो यहाँ पे एक है कासिम बाजार। कासिम बाजार में इन्होंने रेशम चक्री लगाया है।
कासिम बाजार में क्या लगाया है, रेशम चक्री लगाया, जिसमें 3000 कर्मचारी काम करते हैं, जिसमें 3000 कर्मचारी काम करते थे। और यहीं पे चिनसुरा है। चिनसुरा किसके लिए है, रेशमी वस्त्रों के लिए है, रेशमी वस्त्र। और सोरा अफीम ये यहाँ चिनसुरा से है। यहाँ पे पटना में भी इन्होंने एक फैक्ट्री लगाई है, अपनी बिहार की राजधानी जो है पटना में भी एक अपनी जो है लगाई थी। सूरत में भी लगाया है अपना, सूरत में भी लगाया है। और सूरत से इन्हें अधिकतम मुनाफा प्राप्त होता था, सूरत से ही इन्हें अधिकतम मुनाफा प्राप्त होता था। अब हम इधर बात करें तो यहाँ कोचीन में भी इनकी एक फैक्ट्री लगी हुई है। कराईकल में भी लगी हुई, याद है ये सब क्या है, कराईकल में भी एक लगा हुआ है इनका। इस तरह से कुछ मुख्य जगहों के बारे में हमने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं कि ये इनका व्यापार कैसे खत्म होता है। तो 1759 में एक होता है युद्ध, जिसे कहते हैं बेदरा का युद्ध। 1759 में एक होता है बेदरा का युद्ध। 1759 में एक होता है बेदरा का युद्ध। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहीं पुलिकट में ही इन्होंने एक किले का निर्माण करवाया था, जिसे हम कहते हैं गोल्डिया। गोल्डिया किले का निर्माण भी यहीं पे पुलिकट में इन्होंने करवाया था। गोल्डिया किले का निर्माण, ये छूट जा रहा था, अचानक याद आ गया तो उसको भी बता दें। गोल्डिया किले का निर्माण इन्होंने करवाया था। साथ ही बेदरा के युद्ध से पहले भी एक आप लिख लीजिए, डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर, यह प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे, डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर, अब याद, पराजित कर आधुनिक कोच में 1663 में फोर्ट विलियम का निर्माण करवाया था। फोर्ट विलियम का निर्माण करवाया। अब देखिए ये तो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इनका असली डिमोशन कब शुरू होता है, 1750 के बाद, 1757 के बाद, जब प्लासी का युद्ध हो जाता है। क्योंकि 1759 में बेदरा का युद्ध होता है, और बेदरा का युद्ध किसके बीच होता है, डचों और अंग्रेजों के बीच होता है। और इस युद्ध में डच बुरी तरह परास्त हो जाते हैं, बुरी तरह हार जाते हैं, और यहीं से इनके पतन की कहानी शुरू हो जाती है। फिर क्या होता है, 1795 में पेरिस की संधि होती है। 1795 में पेरिस की संधि होती है। तो इस संधि के द्वारा क्या होता है, इनके अपने अधिकतर क्षेत्र को जो है वो अंग्रेजों को दे देना रहता है। यद्यपि सूरत में इनका व्यापार बना रहता है, अंग्रेज से फिर से लेकर अंग्रेज इनको फिर से सूरत देते हैं, और यहाँ पे ये व्यापार करते हैं। और 1824 में अंतिम रूप से सूरत या अंग्रेजों को बेचकर चले जाते हैं। अंतिम रूप से सूरत अंग्रेजों को बेचकर चले जाते हैं। अंतिम रूप से सूरत अंग्रेजों को बेचकर चले जाते हैं। इस तरह से डचों का ये इतिहास, इनकी कंपनी का इतिहास इस तरह से चलता है। आज हमने डचों के बारे में पूरा पढ़ लिया है। अगर जो कोई प्रश्न आपके सामने ऐसा आता है कि जो इस पढ़ाए गए टॉपिक से बाहर का रहता है, तो आप उसे कमेंट करके बताइएगा, हम उसके बारे में भी आपको बताएंगे।
क्योंकि इतिहास बहुत लंबा चौड़ा है, प्रश्न बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। तो हो सकता है इतिहास पढ़ाने के क्रम में कोई चीज़ मिस हो जाए। इसलिए अगर जो कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा प्रश्न आपको मिलता है कि जो इस टॉपिक से बाहर का है, हमने आपको नहीं बताया है, वैसे मेरी कोशिश है कि आप पेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हों, आप सुपर टेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हों, आप लेखपाल का एग्ज़ाम देने जा रहे हों, आप बीडीओ का एग्ज़ाम देने जा रहे हों, आप लोक सेवा आयोग, किसी भी स्टेट के लोक सेवा आयोग का पेपर देने जा रहे हों, तो अधिकतर प्रश्न आपके उसमें समाहित रहें, यहीं से आपको मिल जाएं। तो इन सब एग्ज़ाम्स में अगर जो कोई ऐसी चीज़ है कि जो चीज़ छूट गई है और वो चीज़, उस चीज़ का जिक्र इसमें नहीं आ पाया है, तो आप निश्चित तौर पे मुझे कमेंट करके बताइए। हम उसको अपनी अगली क्लास में ज़रूर उसके बारे में आप प्रकाश डाल देंगे। आज डचों का क्लास कंप्लीट हुआ। अगली क्लास जो होगी वो डचों के बाद अंग्रेज़ों के आगमन से शुरू होगी, और अंग्रेज़ में आपको बहुत कुछ पढ़ना है, क्योंकि अंग्रेज़ तो बहुत लंबे समय तक भारत में रहे ना। लंबे समय तक तो पुर्तगाली भी रहे, सबसे अधिक समय तक रहे हैं, लेकिन अब भूभाग पर सबसे अधिक कब्जा किसने किया है सबसे लंबे समय तक, वो अंग्रेज ही थे, जिसने सबसे अधिक भूभाग पर कब्जा किया भारत के। लगभग पूरे भारत पे उनका कब्जा था। पाकिस्तान जो आज बना हुआ है वो भी उसमें भारत का हिस्सा था। तो उसको पढ़ाने में थोड़ा 3-4 टॉपिक लग सकता है, लेकिन हम सिर्फ कंपनीज के आगमन के बारे में पढ़ाएंगे, बाकी तो पूरा मॉडर्न हिस्ट्री में यही सब चलेगा। आज के क्लास में बस इतना ही रहेगा। जाने से पहले आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक लोग सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और आप हमारे पूरे क्लास को फुल वॉच कीजिए। तभी आपको मज़ा आएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि हमने क्या पढ़ाया है। बहुत हाई लेवल क्लास के ऊपर मत जाइए, क्योंकि भाई हमारे पास अभी प्रोजेक्टर तो है नहीं। जब प्रोजेक्टर पे पढ़ाएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि उसमें हम मैप पहले से सब हर चीज़ मेंटेन रहेगा। साथ ही पेट एग्ज़ाम से पहले, लेखपाल एग्ज़ाम से पहले, टेट सीटेट एग्ज़ाम से पहले 15 से 20 दिन पहले हम एक प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आपके सामने आएंगे, और उम्मीद है उसमें से आपको बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।